जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी कैसे हैं भाइयों, और आप सभी का अपने इस टीचिंग प्लेटफार्म अड्डा 242 पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यहाँ पे एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि सीटेट परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर जो है प्रश्न महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए जो है मिलता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रश्न शुरू करने से पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आपका जो सीटेट परीक्षा है उसको लेके क्या कुछ अपडेट है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सीटेट परीक्षा जो है आपकी 14 दिसंबर को कंडक्ट होगी, और अगर ज़रूरत पड़े किसी राज्य या किसी शहर में अगर जो है बच्चों की संख्या ज़्यादा रही तो वहाँ पे 15 दिसंबर को भी आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, अब इस पेपर को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जो निर्देश दिया गया उसको जान लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव आपको करना है। यहाँ पे कई विकल्प प्रश्न में कई ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से सबसे उपयुक्त या सबसे सही विकल्प आपको चूज करना है। तो पहला प्रश्न भैया बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे, और इस पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। बिल्कुल भैया पहला प्रश्न है आपके सामने कि बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वायु वेग के लिए, वायु दाब के लिए, वायु दिशा या वायु तापमान के लिए। तो बात दिग्दर्शी का उपयोग जो है वो क्या मापने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल भैया अगर हम बात करें यहाँ पे तो वायु दिशा मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसके लिए? विंड डायरेक्शन, वायु डायरेक्शन या वायु दिशा जो है मापने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे बात दिग्दर्शी का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती हैं। देखिए वायुमंडल में कई परत होती हैं आपको, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिमंडल या समताप, ओजोन इत्यादि मंडल होती हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि वायुमंडल में कौन सी परत जो है वो रेडियो तरंग के संचरण में क्या करती है, मदद करती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल या बहिमंडल। तो बहिर्मंडल। फिर बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर बात करें तो वायुमंडल में देखिए कौन सी परत जो है रेडियो तरंग के संचरण में मदद करती है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा बाह्य वायुमंडल जो होती है ये रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। देखिए इसमें से कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परत कौन सी है और बाह्य परत की ओर आपको यहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पृथ्वी की जो आंतरिक एकदम परत होती है, आंतरिक परत जो है आपकी वो होती है आंतरिक क्रोड होता है, और बाह्य परत जो होती है प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका अगर हम आंतरिक की तरफ से जाएं, आंतरिक परत और बाह्यतम परत, तो आंतरिक परत जो है आंतरिक क्रोड होता है। क्या होता है? आंतरिक क्रोड जो होता है वो आंतरिक परत होती है, आंतरिक क्रोड। और वहीं अगर हम बाह्य की बात करें तो क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए, बताइए कि यह क्या दर्शाता है। बिल्कुल यहाँ पे एक सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति के बारे में यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आरेख दिया गया है, और इसमें आपको पहचानना है कि यह क्या दिखा रहा है। कि देखिए यहाँ पे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या बृहत ज्वार भाटा है, या लघु ज्वार भाटा है। तो बिल्कुल इस स्थिति में जो है क्या होगा, तो जो आप यहाँ पे आरेख देख पा रहे होंगे ये स्थिति क्या कहलाती है? लघु ज्वार भाटा कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु ज्वार भाटा कहलाती है। इसका राइट जवाब क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे। दोस्तों मैं इसलिए इस पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होता है महत्वपूर्ण होता है सीटेट के लिए। और आप पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए कि प्रश्न जरूर रिपीट होते हैं, या रिपीट नहीं होते हैं तो उस रिलेटेड टॉपिक से ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में अब पूछ लिया जाता है। बिल्कुल जब नदी मैदान में प्रवेश करती है
तो यह क्या होती है, मुड़ जाती है। और बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो क्या कहलाती है? बिल्कुल, जब जो नदियां हैं जब मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं तो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं और बड़े मोड़ बनाकर बहने लगती हैं, क्या कहलाता है? तटबंध कहलाता है, या बाढ़ का मैदान, या विसर्प, या चाप झील कहलाती है? तो बिल्कुल अगर यहाँ पे बात करें तो यह क्या कहलाती है भैया, विसर्प कहलाती है। विसर्प क्या कहते हैं, विसर्प इसका राइट जवाब। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, या जल मार्ग? तो सबसे उपयोगी कौन सा साधन यहाँ पे माना जाता है? वायु मार्ग का साधन जो है सबसे उपयोगी जो है वो माना जाता है। आप खुद देखेंगे दोस्तों कि जहाँ पे बाढ़ आ जाती है या कई दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे राहत पहुँचाने का कार्य जो है वायुसेना के द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल वायु मार्ग सबसे बेहतरीन या सबसे कह सकते हैं कि सबसे बेहद साधन जो है माना जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, या मानव भूगोल? तो बिल्कुल भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से क्या होती है, संबंधित होती है, क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी कहलाती है भैया। क्या कहलाती है? जन सांख्यिकी जो है इसका राइट जवाब होगा जनसांख्यिकी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल आपके परीक्षाओं में भैया मैं बता दूं कि अभिकथन और कारण बेस कई प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अभिकथन पढ़ते हैं कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यहाँ पे अभिकथन दे रखा है कि गुजरात में सूर्य जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद जो है अस्त होता है। कारण दे रखा है यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल अगर हम यहाँ पे अलग अलग देखते हैं तो सूर्य जो है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग जो है 2 घंटे बाद अस्त होता है। बिल्कुल सही, अभिकारण बिल्कुल सही है। और अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च स्थान पर स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे का जो है स्पष्ट रीजन यहाँ पे नहीं बता पा रहा है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ए और बी, आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट कारण जो है वो नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है इसमें से? तो जान लें हम इसमें से सौर ऊर्जा जो होते हैं क्या होती है? गैर परंपरागत स्रोत होती है सौर ऊर्जा। बाकी सभी क्या है? परंपरागत स्रोत है। ईंधन हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, कोयला हुआ, सभी क्या है? परंपरागत स्रोत है। लेकिन यहाँ पे जो है आपके सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर, या पीसी कल्चर कहलाता है? तो इसमें से इसका राइट जवाब अगर बात करें तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है भैया? पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों में एक दूसरे को क्या करता है? जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी? तो स्थल का एक सकरा भाग जो कि 2 बड़े स्थलीय भागों को क्या करता है? जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे भैया? स्थल संधि कहेंगे। स्थल संधि इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, या यूरोप? तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है वो आकार में सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप भैया कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा है। चलिए आगे चलें। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, उसमें सामाजिक विज्ञान जो आप पढ़ते हो भैया उसमें क्या क्या शामिल है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या मनोविज्ञान। आगे है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या समाज। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके विषय से ही रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे एकदम पूछ लिया। अब बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल आसान है। क्या है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जो है आपके सामाजिक विज्ञान में शामिल है। चलेंगे आगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि आगमनात्मक अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। व्याख्यानात्मक विशिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण या निपुणात्मक। तो बिल्कुल यहाँ पे आगमनात्मक अधिगम की बात की जा रही है कि किस विधा का विरोधाभासी है, मतलब उल्टा है। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल यह जो है व्याख्यात्मक जो है आपका शिक्षण, उसका उल्टा क्या है भैया, विरोधाभास क्या है, आगमनात्मक अधिगम जो है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन आपको करना है। यहाँ पे दो कथन दे रखा है और उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है या दोनों ही सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट जवाब भैया जो दे रखा है, यहाँ पे पहला कथन दिया है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग तथा विचारों के प्रयोग और विचारों को क्या करती है, बढ़ावा देती है। वहीं दूसरा है कि यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को क्या करती है, बढ़ावा देती है। और दूसरा दे रखा है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में क्या करती है, मदद करती है। तो बिल्कुल भैया अगर बात करें तो इसका कथन ए सही है, लेकिन कथन बी जो है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य जो है वो क्या है, ठीक है। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े या आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। बिल्कुल इसमें इसका राइट जवाब अगर बात करें तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े ही क्या कहलाते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। चलिए भैया आगे चलें। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। तो बिल्कुल यहाँ भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो है मानी जाती है, क्या है भैया, बात करें इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, भूगोल इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलें। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक और तृतीयक दोनों ही स्रोत हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थानीय, इसका द्वितीयक स्रोत होगा। क्या होगा भैया, इसका राइट जवाब द्वितीयक, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। अनन्य, विशेष, समावेशी या आधुनिक। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, समावेशी कक्षा में, जहाँ सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी रुकावट के शिक्षा दी जाए, वो क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कराती है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे एक सिद्धांत दिया गया और पूछा गया है किसका सिद्धांत है। बिल्कुल भैया, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना जो है वो बनानी चाहिए। CL ओगेड, D पर्सेल, JH बेल या J पियाजे। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब भैया ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। एक जो सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और यहाँ पे भैया अगला प्रश्न जो दे रखा है, पूछा गया है यहाँ पे कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो बिल्कुल कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा।